था कि मैं वापस आकर उसकी जगह न ले लूं। इसलिए वो हर दिन मेरे परिवार के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता रहता था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे घर वापस लाया गया। मेरी असली माँ ने उस नकली यंग मास्टर को गले लगाया और मुझसे कहा, शियाओ चुआन भी हमारा बेटा है, अब तुम दोनों को साथ में रहना होगा। लेकिन मैंने सीधे बिना किसी भाव के कहा, मैं आज यहाँ रिश्ता तोड़ने आया हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, सब लोग हैरान रह गए। नकली यंग मास्टर, मु शियाओ चुआन, मेरी माँ के कपड़े कसकर पकड़ लिया। मेरी माँ साफ तौर पर घबरा गई थी। कुछ बातें ऐसे नहीं बोलते, इससे लोगों को दुख होता है। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और आगे कहा, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं। शायद आपने मेरे बारे में पता करवाया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात भी सुने। मैं थोड़ी देर रुका, देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर मैंने आगे कहा, जब मु शियाओ चुआन की माँ ने मुझे किडनैप किया था, वो मुझे अपने गांव ले गई। मैं 6 साल की उम्र तक उनके घर में ही बड़ा हुआ। उस दौरान मुझे अनगिनत बार मारा गया। मुझे कभी पेट भर खाना नहीं मिला। जब मैं 3 साल का था, मैंने अपने बाल हटाकर अपना निशान दिखाया। उसका बाप नशे में था और उसने मुझे शराब की बोतल से मारा। मैं वहीं बेहोश हो गया। शायद उन्हें लगा मैं मर गया हूं। जब मुझे होश आया, मैं अभी भी सुअरों के बाड़े में था। एक सुअर मेरा हाथ काट रहा था। वो मुझे लगभग खा ही जाता। मेरी माँ ने अपना मुंह ढक लिया। वहां मौजूद हर कोई डर गया था, खासकर नकली यंग मास्टर मू शियाओ चुआन। वो बहुत घबरा गया था। मैं बच गया, लेकिन उसके बाद हालात और भी बुरे हो गए। हर दिन अंतहीन काम करना पड़ता था। अगर उन्हें मैं जरा भी बुरा लगता तो मुझे मारते थे। ठंड के मौसम में उन्होंने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मैं आधे दिन से ज्यादा पानी में भीगा रहा, तब जाकर किसी ने मुझे बचाया। उसके बाद मुझे तेज बुखार हो गया। उन्होंने मेरे लिए कभी दवा नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह बचा रहा। 6 साल की उम्र तक मौत से लड़ता रहा। एक बार मैं पानी उबाल रहा था और मुझे झपकी आ गई। आधी रसोई जल गई। नतीजा साफ था, फिर से पिटाई। उस बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। आखिर में उन्होंने मुझे पहाड़ों में फेंक दिया, जहां भालू आते थे, ताकि कोई भालू मुझे खा जाए। यह सुनकर मेरी माँ चुपचाप रो रही थी। मेरे पिता भी अब और नहीं सुन पा रहे थे। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मेरी ठंडी नजर ने उन्हें रोक दिया। मैं काफी जिद्दी हूं, फिर भी बच गया। मैं पूरी रात पहाड़ी नाले के सहारे रेंगता रहा। आखिर सुबह होते होते मैं मुख्य सड़क तक पहुंच गया। एक राहगीर मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। आमतौर पर घर में मारपीट के लिए ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल की सजा होती है, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मैं उनका असली बेटा नहीं था। मामला मानव तस्करी का बन गया। आखिर में एक को 12 साल की सजा मिली और दूसरे को 15 साल की। लेकिन अफसोस, उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे कहां से उठाया था। मैंने आसपास खड़े चुप और हैरान लोगों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें जेल भिजवाना मेरा अपना बदला था। मैं ये सब किसी और वजह से नहीं कह रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब आप कोई फैसला लें तो मेरी जगह से भी सोचें। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। मुझे पता है आप मुशियाओचुआन से प्यार करते हैं। आप उसे आगे भी रखना चाहते हैं और उस पर प्यार लुटाना चाहते हैं। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे उससे नफरत करने के हक का भी सम्मान करें। मैंने पीले पड़े चेहरे वाले मुशियाओचुआन की तरफ ठंडी नजरों से देखा और साफ साफ कहा, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें देखते ही मुझे वो दोनों याद आते हैं, वो दरिंदे, उनके घिनौने चेहरे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में हम एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। ये सुनते ही मुशियाओ चुआन इतना डर गया कि तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। भैया, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा। शियाओ चुआन, दूसरी बहन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मुझे याद आया कि असली कहानी में मुझे बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया गया था और उसके बाद मेरी माँ ने ही सब कुछ छुपाने में उनकी मदद की थी। ये सोचते ही मुझे लगा कि मेरी माँ की अभी की हालत अब तरस खाने लायक नहीं है। वो ऐसे लग रही थी जैसे रो रो कर बेहोश हो जाएगी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मुझे एक बहुत अच्छे दंपति ने गोद ले लिया है। पिछले कुछ सालों से मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। एक बात साफ है, पालने वाला रिश्ता जन्म देने वाले रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उन्हीं को अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप सबके बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। आप लोग अच्छे से रह रहे हो। मेरा आना शायद आपकी खुशियों को खराब कर देगा, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। मुशियाओ चुआन ही आपका बेटा रहे, यही सबके लिए बेहतर है। जो कहना था मैंने कह दिया। मैं खड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में एग्जाम है, समय बहुत कम है। मुझे आज ही वापस जाना होगा। यहीं पर अलविदा कह देते हैं। आगे से हम एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। जैसे ही मैं जाने लगा, मेरे पिता ने मुझे रोक लिया। बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमें नहीं पता था कि तुमने इतना सहा है। पापा को एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें शियाओ चुआन पसंद नहीं है
तो तुम दोनों अलग अलग रह सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि तुम दोनों आमने सामने भी ना आओ, ठीक है? मु शियाओ चुआन का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत कदम उठाया। वो आगे बढ़कर मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। भैया, माफ कर दो। यहां से जाने वाला मैं होना चाहिए। हम अभी घर छोड़ देते हैं। फिर वो दिखावे के लिए ऊपर सामान पैक करने जाने लगा, लेकिन बड़ी और दूसरी बहन ने उसे रोक लिया। दूसरी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी रोती हुई बेबस शक्ल देखकर उसका दिल फिर उसी की तरफ झुक गया। मेरे लिए तुम हमेशा छोटे भाई ही रहोगे। तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर बड़ी बहन मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी। छोटे, हमारा घर काफी बड़ा है। तुम दोनों अलग अलग फ्लोर पर रह सकते हो। वैसे भी रोज रोज आमना सामना नहीं होगा, ठीक है? मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम सबको ऐसे देखकर सच में घिन आती है। जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई, उसके बेटे के साथ तुम लोग इतने करीब हो। मेरे लिए तुम सब भी उसी के साथ हो। जाते जाते मैंने एक बार फिर मुशियाओ चुआन की तरफ देखा। ओह हाँ, तुम्हारी असली माँ अगले शुक्रवार जेल से बाहर आ रही है। ये सुनते ही मुशियाओ चुआन की आंखें फैल गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी माँ तुरंत उसके पास नहीं गई। वो भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम अभी तो आए हो। मैंने समय देखा और कहा, आपका घर बस स्टैंड से काफी दूर है। मुझे बस पकड़नी है। बाहर कोई बस स्टॉप भी नहीं दिख रहा। क्या कोई मुझे छोड़ सकता है? मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट का टिकट बुक करवा देती हूँ। मैंने सिर हिला दिया। मेरा घर जिले में है। वहां एयरपोर्ट नहीं है। पास में कोई ट्रेन भी नहीं है। बार बार बदलना और भी मुश्किल होगा। मैंने देखा कि वो दोनों अभी भी मुझे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे और कहना पड़ा, समय बहुत कीमती है। मैं अपनी पढ़ाई का प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। मैं 2 बजे वाली बस सच में मिस नहीं कर सकता। आखिरकार मेरे असली माँ बाप को खुद मुझे बस स्टेशन छोड़ने जाना पड़ा। मेरी दोनों बहनें वहीं रुक गईं, बेहोश पड़े मुशियाओ चुआन का ध्यान रखने के लिए। जब मैं बिना पीछे देखे स्टेशन के अंदर चला गया, तो मेरी माँ मेरे पिता के सहारे खड़ी खड़ी लगभग वहीं बेहोश हो गईं। समय जल्दी बीत गया। एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। मैं अपने माँ बाप के स्नैक शॉप में भी हाथ बंटाता था। भीड़ कम होने के बाद मेरे माँ बाप मुझे कोने में बैठकर पढ़ने के लिए भेज देते थे। एक दिन जब मुंह परिवार वहां आया, तो उन्होंने देखा कि दुकान के एक हल्के अंधेरे कोने में एक तेज रोशनी वाली टेबल लैंप जल रही थी। मैं साधारण कपड़ों में टेबल पर बैठा था और पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। इतनी भीड़ और शोर के बीच भी मैंने सिर तक नहीं उठाया, जैसे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई और मुझे आवाज दी। तभी मैंने ऊपर देखा और पहचान पाया कि कौन आया है। मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरे गोद लेने वाले पिता, जो किचन में व्यस्त थे, उन्होंने बाहर झांक कर कहा, क्या आप हमारे ये चेन से मिलने आए हैं? उनकी ये बात सुनकर मुंह परिवार एकदम चौंक गया। नमस्ते, हम ये चेन के असली माँ बाप हैं। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद मुंह परिवार ने अपना मकसद बताया। अगर ये चेन 1 साल दोबारा पढ़ाई करे और झिंग सिटी आए, तो यहाँ देश के सबसे अच्छे स्कूल हैं। उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे गोद लेने वाले पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसने कहा कि मेरा बेटा 1 साल दोबारा पढ़ेगा? यहाँ वो टॉप स्टूडेंट्स में गिना जाता है। दोबारा पढ़ाई जैसी बात उससे कैसे जुड़ सकती है? लेकिन मेरी गोद लेने वाली माँ थोड़ा चिंतित हो गई। अगर वो बीजिंग जाएगा, तो क्या वो आपके साथ रहेगा? क्या आप अभी भी उस नौकरानी के बेटे को पाल रहे हैं? जब मुंह परिवार ने तुरंत इसे नकारा नहीं, तो मेरी माँ समझ गई कि वो अभी भी वहीं है। वो गुस्से में बोली, आप लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? अभी तक उस इंसान का मामला खत्म नहीं किया और अब यहाँ ये चेन को लेने आ गए। वो हर दिन उस इंसान को देखकर कितना असहज महसूस करेगा, ये सोचा आपने? मैं बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने दरवाजा खोला और एक छोटा स्टूल खींचकर अपनी गोद वाली माँ के पास बैठ गया। मेरे चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था और मेरी आवाज में भी कोई भाव नहीं था। मैंने शांत तरीके से कहा, मेरा एग्जाम ठीक हुआ है। जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरी असली माँ मुझे दूसरी माँ के इतने करीब बैठा देखकर अंदर से टूट रही थी। वो बोली, सच में? मैंने सुना है कि जहां तुम रहते हो, वहां से दशकों में एक भी स्टूडेंट जिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचता। अगर तुम जिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो हमारे साथ युनजिंग आ जाओ और 1 साल दोबारा पढ़ाई करो। माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे अच्छे टीचर ढूंढेंगे। तुम्हारी बहनें और शियाओ चुआन भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पिता ने भी बात बढ़ाई, और अगर आखिर में जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी मिला, तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेना। ग्रेजुएशन के बाद सीधे फैमिली कंपनी में आ जाना। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा और अपनी यूनिवर्सिटी भी खुद चुन सकता हूँ। तभी मेरे हाथ की किसी थपकी पड़ी। मेरी गोद वाली माँ ने मुझे घूर कर देखा। कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी असली माँ है आखिर। फिर उन्होंने मुंह परिवार से कहा, अभी जो मैंने कहा उसे दिल पर मत लेना। मैं बस ज्यादा बोल देती हूँ। मैंने अपनी असली माँ की हिचकिचाहट देखी। वो फिर से पिघलती हुई लग रही थी।
मेरी गोद वाली माँ की नजरें मुझ पर टिकी थीं तो मुझे अपना लहजा थोड़ा नरम करना पड़ा। मैंने कहा, जब मैं यूनजिंग आऊंगा तो आपको मेरे लिए कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल में ही रहूंगा। ऐसा भी नहीं है कि हम जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मैं रिश्तेदार की तरह मान सकता हूँ। कभी कभी मिल लेंगे। रिश्तेदार शब्द सच में चुभ गया था, लेकिन पहले की तरह पूरी तरह रिश्ता तोड़ने से तो ये फिर भी बेहतर था। मेरे पिता ने मेरी माँ को हल्के से रोकते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हमारा घर जिंग यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। वहाँ पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आए, तुम पहले हमारे पास आकर रह सकते हो। अभी तुम छोटे हो, हॉस्टल का बाद में देख लेंगे। और चिंता मत करो, जिस इंसान को तुम नहीं देखना चाहते वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अंदर ही अंदर इस शरीर के असली मालिक की आत्मा जैसे इस प्यार को महसूस कर रही थी। वो इतना खुश था कि रोने वाला था। क्या ये लोग उस चोर को निकाल देंगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने अपनी आंखों में छिपी हुई नफरत को दबाया और कहा, मुझे लगता है मैं हॉस्टल में ही रहूंगा। मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी लाइफ में ढलना चाहता हूँ। वीकेंड पर कभी कभी आप लोगों से मिलने आ सकता हूँ। दोनों तरफ से काफी देर तक बात हुई। आखिरकार दोनों ने थोड़ा थोड़ा समझौता किया और एक अस्थाई फैसला हो गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। 726 नंबर के साथ मैं पूरे प्रांत का टॉपर बन गया। पूरे छोटे शहर में हलचल मच गई। इन दिनों मेरे गोद लेने वाले माँ बाप की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई टॉपर से गुड लक लेना चाहता था। कुछ लोग मेरे असली माँ बाप के बारे में भी पूछते थे और ताना मारते हुए कहते, क्या उन्होंने बेटे को यूं ही बड़ा कर दिया, सब बेकार गया। मैं इन दिनों दुकान पर मदद कर रहा था। ये सुनते ही मैंने सीधे जवाब दिया, मेरे सिर्फ दो ही माँ बाप हैं और वो यहीं खड़े हैं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानता। कुछ लोग फिर बोले, सुना है वो बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास। तुम वापस नहीं जाओगे तो बहुत नुकसान होगा। क्या तुम सच में उस नकली यंग मास्टर को सारी दौलत दे दोगे? मेरे गोद लेने वाले माँ बाप ने ये बातें सुनी। चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से उन्हें जरूर बुरा लगा होगा। मुझे लगा ये लोग हद से ज्यादा दखल दे रहे हैं, लेकिन वो ग्राहक थे, ज्यादा कठोर बोलना ठीक नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल, आपके दिमाग में तो बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। लगता है आप बहुत शॉर्ट ड्रामा देखते हैं, है ना? कुछ दिन दुकान पर मदद करने के बाद, हालांकि ज्यादातर लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग परेशानी करने वाले भी होते ही हैं। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया। टॉपर वाली चर्चा थोड़ी शांत हो गई तो हालात भी थोड़े सामान्य हो गए। इसी समय यूनजिंग सिटी में मू परिवार एक जश्न मना रहा था। मू शियाओचुआन के 616 नंबर आने पर और जिंग यूनिवर्सिटी के डिजाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने की खुशी में। असल में ये जश्न अभी इसलिए रखा गया था क्योंकि उसी दिन मू शियाओचुआन का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने दोनों खुशियों को एक साथ मना लिया। कमरे के अंदर मेरी माँ अपने फोन को पकड़े हुए थी। वो कई दिनों से झिझक रही थी। आखिर उसने धीरे से कहा, क्या हम सच में उससे पूछने भी नहीं वाले? हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि यीचेन का एग्जाम कैसा गया। आज उसका जन्मदिन भी है। मैंने उसे बर्थडे विश और रेड एनवेलप भेजा था, लेकिन उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। रेड एनवेलप भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पिता ने धीरे से कहा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अभी अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है। उस लड़के के मन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ होगा, और ऊपर से शियाओचुआन का रिजल्ट अच्छा आया है, तुलना करने पर उसे और बुरा लगेगा। तुम चिंता मत करो, कोचिंग और ट्यूशन के लिए अच्छे टीचर पहले ही ढूंढ लिए हैं। एक हफ्ते बाद हम यीचेन को वापस ले आएंगे, तब उसका जन्मदिन भी मना लेंगे। हाँ, ये भी सही है। शियाओचुआन भी पिछले कुछ दिनों से उदास था। अब जाकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ है। शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। कम से कम उसे कुछ दिन और खुश रहने दें। जिंदगी ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चलती रही, और फिर कॉलेज चॉइस भरने का समय आ गया। मू परिवार ने फिर से मुझसे संपर्क किया। बड़ी बहन ने तो मुझे फैमिली ग्रुप में भी जोड़ लिया। वो बोली, ये परिवार काफी अजीब है। तुम्हारी बेसिक पढ़ाई कमजोर है, एक साल दोबारा पढ़ लो। भले ही तुम शियाओचुआन की तरह जिंग यूनिवर्सिटी में ना जा सको, कम से कम कोई यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी। दूसरी बहन ने भी हामी भरी। हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। एग्जाम खराब हो जाए तो कोई हंसता नहीं है। मू शियाओचुआन भी बोल पड़ा, भैया, भले ही मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे नंबर काफी अच्छे हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। एक के बाद एक उनकी बातें सच में परेशान करने वाली थीं। जैसे ही मू शियाओचुआन ने बोलना शुरू किया, मैंने बिना एक सेकंड गंवाए ग्रुप छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने एक ताना भी मार दिया, तुम्हारी माँ ने कहा था तुम मुझसे एक दिन पहले पैदा हुए थे, मुझे भैया मत बुलाओ। ये मासूम बनने का नाटक बहुत घटिया लगता है। बड़ी बहन ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया, सॉरी। जब मैंने तुम्हें ग्रुप में जोड़ा तब शियाओचुआन वहीं था, इसलिए मैंने उसे भी जोड़ दिया। वो सच में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। मैंने हंसकर नजरअंदाज कर दिया। फिर मेरी माँ का फोन आया। वो बहुत संभल कर मेरे नंबर के बारे में पूछ रही थी।
स्यू। मेरी माँ को लगा शायद उसने गलत सुना। मुझे समझ नहीं आया, हर कोई मुझे इतना खराब स्टूडेंट क्यों समझता है। मेरी माँ ने फिर से पूछा, यीचेन, क्या तुमने सच में 700 से ज्यादा नंबर लिए? मुंह परिवार से बात करना ऐसा लग रहा था जैसे ओवर टाइम काम कर रहा हूं, और मुझे ओवर टाइम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने सीधे कहा, हाँ पक्का। आप लोगों को खुद को संतुष्ट करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही ट्रिप पर जा रहा हूँ। जब तक बहुत जरूरी बात ना हो, स्कूल शुरू होने से पहले मुझसे संपर्क मत करना। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। तभी एक हल्की सी परछाई सामने आई। वो इस शरीर के असली मालिक की आत्मा थी। उसने धीरे से कहा, तुमने उन्हें ऐसे कैसे मना कर दिया? मैंने थोड़ा झुंझलाकर हाथ हिलाया, उसे हटने का इशारा किया। वो होंठ फुलाकर रोने जैसा चेहरा बनाकर खड़ा रहा, लेकिन आखिर में चुपचाप वहीं से गायब हो गया। जैसा उम्मीद था, वो फिर कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे खुद में ही सिमट कर उदास हो गया हो। इस बार मुझे लेने सिर्फ मुंह कपल ही नहीं, बड़ी बहन भी आई थी। उसने बड़े प्यार से मेरा सामान उठाने में मदद की। फिर मेरे गोद लेने वाले माँ बाप को भी इज्जत से गाड़ी में बैठने के लिए कहा। लेकिन मैंने अपनी सावधानी बिल्कुल कम नहीं की। ऐसी घटिया कहानियों में लोग पागलपन की हद तक जाते हैं। न उनकी चालाकी को ज्यादा समझना चाहिए, न ही उनकी हद को कम आंकना चाहिए। जब पता चला कि हमें मुंह परिवार के घर में ही रुकना होगा, तो मेरे गोद लेने वाले माँ बाप थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। बाहर रहने जितना आराम तो नहीं होगा, लेकिन वो भी देखना चाहते थे कि ये लोग मेरे साथ असल में कैसा व्यवहार करते हैं। पर जैसे ही हम घर के अंदर गए, सामने ही एक मुसीबत खड़ी मिल गई। वो थी इस कहानी की असली हीरोइन, लियू रुयान। उसे देखते ही इस शरीर के असली मालिक की आत्मा फिर से बेचैन हो उठी। यही है वो। पिछले जन्म में इसी ने मुझे मारा था। मैं इसे बहुत प्यार करता था। मैंने इसके लिए सब कुछ किया, अपनी पत्नी तक को धोखा दिया, लेकिन इसने उसी कमीने के लिए मुझे बिल्डिंग से धक्का दे दिया। मैंने झुंझलाकर दांत भींच लिए। ये मेल लीड और मुंह परिवार सच में कितने पागल थे। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं था कि मेरे पास खड़ा ये भूत ही पहले पागल हो गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और लियू रुयान का गला दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। उधर लियू रुयान सीधे मेरी तरफ बढ़ी। तुम्हारी वजह से शियाओ चुआन आज घर नहीं आ पाया। वो दिखने में एक जवान लड़की थी, लंबी, खूबसूरत, और उसकी आंखों में एक ठंडी अजीब सी चमक थी। सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, मैं शियाओ चुआन को हमेशा उसी नौकरानी के परिवार के साथ बांध कर रखूंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, शियाओ चुआन, तुम उस इंसान की बात कर रही हो जो उन इंसान तस्करों का बेटा है? मुझे पूरा यकीन था कि अगर बार बार लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब भी कोई मुशियाओ चुआन का नाम लेगा, उसे उसके अपराधी माँ बाप ही याद आएंगे। लियो रुयान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुंह परिवार ने बाहर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। ये नहीं बताया कि मु शियाओ चुआन उनका असली बेटा नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मु शियाओ चुआन, मैंने बात काट दी, मुंह परिवार की नौकरानी का बेटा, उसकी माँ ने हमें बदल दिया था। मैंने शक भरी नजर से अपने असली माँ बाप की तरफ देखा। वो दोनों अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो आपने उसकी असली पहचान सबको नहीं बताई? मेरी माँ थोड़ी शर्मिंदा सी दिखी। पूरा मुंह परिवार ही जैसे अपराधी महसूस कर रहा था। आखिर हमने शियाओ चुआन को पाला है। लियू रुयान हैरान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ही तो आपने उसके लिए बर्थडे पार्टी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पार्टी रखी थी। मैंने मुंह परिवार की तरफ ठंडी नजरों से देखा। बर्थडे पार्टी, एडमिशन पार्टी? आपका रिश्ता सच में बहुत गहरा है ना? मुंह पिता थोड़ा परेशान दिखे। वो अभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा है। कुछ दिनों में हम तुम्हारे लिए भी एक पार्टी रखेंगे। मैंने बड़ी बहन के हाथ से अपना सामान खींच लिया। छोड़ दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप उसे छोड़ नहीं सकते तो मुझे उकसाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अभी भी आपके मुंह परिवार का बेटा है। नहीं नहीं, इंसान तस्करों का बेटा ही आपके मुंह परिवार का बेटा है। जाइए उसी को प्यार दीजिए। मैंने जोर से कहा, पापा, मम्मी, चलिए यहां से। लियू रुयान ने बड़ी बहन से हैरानी में पूछा, इसने जो कहा, क्या वो सच है? बड़ी बहन कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस हमें रोकने की कोशिश करने लगी। उस समय शियाओ चुआन तो बस एक नवजात बच्चा था। उसकी असली माँ ने जो किया, उसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। लियू रुयान थोड़ा डगमगाई, लेकिन आखिर में जिस लड़के को वो पसंद करती थी, उसके लिए उसका झुकाव जीत गया। अगर ऐसा है तो शियाओ चुआन भी तुम्हारी तरह एक पीड़ित है। तुम इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हो? मैंने आंखें घुमाई। साइड हटो, हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। नहीं तो उनका प्यारा बेटा घर नहीं आ पाएगा और बेवजह हमसे नफरत करेगा। मेरी गोद लेने वाली माँ भी अब सब समझ गई थी। उसने लियू रुयान को घूर कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर चल पड़ी। चलो यहाँ से। कैसे लोग हैं ये? जिसे रहना है वो रहे इस घर में। हमारे यीचेन को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे गोद लेने वाले पिता ने भी बीच बचाव करना छोड़ दिया और हमारे पीछे पीछे बाहर आ गए। तभी मुमा ने मेरी गोद वाली माँ को रोक लिया। मत जाइए, हम शियाओ चुआन के मामले में यीचेन को जरूर एक जवाब देंगे।
प्लीज। आप निश्चिंत रहिए, वो आज घर नहीं आएगा। लेकिन लियू रुयान अभी भी नहीं मानी। आंटी, आप जो कर रही हैं वो शियाओचुआन के साथ सही नहीं है। अब मेरी गोद वाली माँ उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। सही? तुम्हारे हिसाब से सही क्या है? हमारे यीचेन ने जो कुछ सहा, जो दर्द झेला, क्या वो सही था? तुम्हारे परिवार को देखकर लगता है तुम अच्छे घर से हो। अगर तुम्हें तुम्हारे घर की नौकरानी बदल देती और उसका बेटा तुम्हारे घर में ऐश करता जबकि तुम रोज मार खाते, तो क्या तुम्हें वो सब सही लगता? लियू रुयान एक पल के लिए चुप हो गई। उसने सच में खुद को उस हालत में रखने की कोशिश की और लगता है वो पूरी तरह से बिना महसूस किए नहीं रह पाई। मेरी गोद लेने वाली माँ ने सीधा कह दिया, बातें करना बहुत आसान होता है। तुम खुद को बहुत बड़ा दिल वाला समझ रही हो, है ना? तो फिर उस इंसान तस्कर के बेटे को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? लियू रुयान तुरंत बोली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्दी ही वो मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। मेरी माँ ने उसे घिन भरी नजरों से देखा। ओह, तो तुम उस तस्कर के बेटे की होने वाली बहू हो? तभी तुम इतनी बुरी लग रही हो। लियू रुयान खुद को सही समझ रही थी। वो यहाँ अपने प्यार के लिए इंसाफ मांगने आई थी। लेकिन अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो ही गलत बन गई हो। कौन तस्कर की बहू? आप क्या बोल रही हैं? वो जवाब देने ही वाली थी कि बड़ी बहन ने उसे खींच कर अलग कर लिया। प्लीज अब और मत बोलो, शियाओचुआन की बात बाद में करेंगे। बड़ी बहन को लग रहा था कि उसकी दोस्त बस मामला और बिगाड़ रही है। इतनी मुश्किल से उनका असली भाई उनसे बात करने लगा था। क्या वो उसे फिर से दूर भगाना चाहती है? तभी अचानक बटलर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। शेन परिवार आ गया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दरवाजे से लोगों का एक बड़ा झुंड अंदर आ गया। सबसे आगे एक लंबी महिला थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे मुस्कुरा रही हों, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा हो। वो अंदर आते ही बोली, अच्छा हुआ सही समय पर आ गई। मुंह परिवार फिर से नाटक कर रहा है। मुंह पिता थोड़ा असहज हो गए। घर की बात किसी बाहर वाले के सामने आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। प्रेसिडेंट शेन बहुत समय बाद, आप यहाँ कैसे? शेन यूए ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, काफी किस्मत वाली बात है, मैं इसे ढूंढ ही रही थी और ये खुद मेरे सामने आ गया। मुंह पिता को अनदेखा किया गया, फिर भी वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उत्साह से मेरा परिचय करवाया। ये है ये चेन, हमारा खोया हुआ बेटा जो अभी अभी हमें मिला है। आओ, ये चेन, ये शेन परिवार की तीसरी बेटी हैं। तुम इन्हें छोटी आंटी कह सकते हो। शेन यूए हल्का सा मुस्कुराई, तो तुम मुंह परिवार के यंग मास्टर हो, लेकिन मुझे छोटी आंटी कहने की जरूरत नहीं है। अभी रिश्ते थोड़े उलझे हुए हैं, मैंने बिना किसी भाव के कहा। मेरा सरनेम ये है। मुंह परिवार का यंग मास्टर मु शियाओचुआन है। शेन यूए ने हल्का सा भौं उठाया। अच्छा, क्या मु शियाओचुआन वही नहीं है जो इंसान तस्करों का बेटा है? वो बाहर खड़े खड़े काफी कुछ सुन चुकी थी और वैसे भी उसे किसी की परवाह नहीं थी। मुंह परिवार के सब लोग एकदम शर्मिंदा हो गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये लोग आराम से सब कुछ साफ साफ नकार देते, लेकिन अब मैं, उनका असली बेटा, सामने खड़ा था। ऐसे में अगर ये मना करते तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होता। इसलिए वो पूरी तरह फंस गए थे। मैंने हल्का सा भौं उठाया। शेन यूए के जवाब से मैं अंदर ही अंदर काफी खुश था। मन में सोचा, ये औरत सच में बोलना जानती है। मैंने सीधा कहा, आप गलत नहीं कह रही हैं, लेकिन मुंह परिवार को उस तस्कर के बेटे से ही ज्यादा लगाव है। शेन यूए ने हल्की मुस्कान के साथ मुंह पिता की तरफ देखा। तो फिर इनके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। मुंह पिता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन वो इस औरत पर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। मुझसे हंसी छूट गई, लेकिन मैंने तुरंत अपना चेहरा फिर से ठंडा कर लिया। मैंने शेन यूए की तरफ हाथ हिलाया। अगर आपको कोई काम है तो आप जाइए, हम अब निकल रहे हैं। मुंह परिवार फिर से हमें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार शेन यूए ने मुझे पहले ही रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ। मैंने पूछा, आप यहाँ किसी काम से आई थी ना? वो मुस्कुराई। आई तो थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हें छोड़ना ज्यादा जरूरी है। हम दोनों की बात देखकर बड़ी बहन को अजीब सा लगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शेन यूए हंस पड़ी। हमने कुछ छुपाया नहीं है। कुछ समय पहले मैं दक्षिण पश्चिम इलाके में चैरिटी के लिए गई थी। ये बच्चा उसी समय मेरी स्कॉलरशिप पाने वालों में से एक था। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरी स्कॉलरशिप इतनी आसान नहीं होती। पूरे इलाके में सिर्फ 8 लोगों को मिलती है और रकम भी काफी अच्छी होती है। मैंने मन में सोचा, सच में इतनी थी कि 2 महीने आराम से जी सकता था। मेरी गोद वाली माँ को अचानक याद आया, अरे हाँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। दरअसल मुझे शेन फैमिली की स्कॉलरशिप मिलने की खबर टीवी पर भी आई थी और उस खबर में ये महिला भी थी। वो बोली, सही कहा। मैंने सुना है आप सैकड़ों बच्चों की मदद भी करती हैं। आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। मेरे गोद लेने वाले पिता ने भी हामी भरी। असल में शेन परिवार का चैरिटी फंड उस इलाके में काफी मशहूर था।
स्कॉलरशिप भले कम लोगों को मिलती थी, लेकिन फीस में मदद बहुत सारे बच्चों को दी जाती थी। अचानक मेरे माँ बाप शेन यूए के लिए बहुत ही अच्छे से पेश आने लगे। अब मुझे ही अजीब लगने लगा। इस कहानी की सबसे बड़ी विलन मेरे सीधे साधे माँ बाप की नज़र में एक अच्छी इंसान बन गई थी। मुझे पता था शेन परिवार का ये दान पुण्य असल में नाम और फायदे के लिए भी होता है, लेकिन फिर भी मैं इस औरत के सामने अपनी सावधानी कम नहीं करने वाला था। हालांकि लिफ्ट मिल रही थी, ये अच्छा था। यहाँ टैक्सी लेना भी काफी महंगा पड़ता। आखिर में मुंह परिवार बस खड़ा देखता रह गया और मैं वहां से शेन यूए के साथ निकल गया। राय मैसेज को देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये इंसान एक साथ मेरे माँ बाप से बात भी कर रही है और मुझे मैसेज भी कर रही है। देख रहा हूं तुम्हारा अपने माँ बाप के साथ रिश्ता इतना बुरा नहीं है। वो वही लोग नहीं है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था, है ना? मैंने जवाब दिया, नहीं। ठीक है, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने इससे कुछ मांगा भी नहीं था। हम एक शानदार लॉबी में दाखिल हुए, चेक इन किया और सीधे टॉप फ्लोर के स्वीट में पहुंचे। मेरे गोद लेने वाले माँ बाप अभी भी हैरान खड़े थे। ये चेन, क्या ये वही कमरा है जो टीवी ड्रामा में दिखाते हैं? वो प्रेसिडेंशियल स्वीट जिसकी एक रात की कीमत हजारों में होती है। मेरी माँ हर चीज को नएपन से देख रही थी। वो कुछ छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। मुझे हल्का सा सिरदर्द होने लगा। ये शेन यूए बहुत ज्यादा खर्चीली है। मेरे पिता को भी कुछ अजीब लगा। तुमने ऐसा क्या किया था उसके लिए? मैंने बिना झिझक झूठ बोल दिया। जंगल में उसका सामान लूट लिया गया था। मैं वहीं से गुजर रहा था तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। फिर मैंने कहा, रुको, मैं उससे पूछता हूं कि क्या हम कोई साधारण कमरा ले सकते हैं। मैं मैसेज करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और शेन यूए अंदर आ गई। आंटी, अंकल, कमरा आपको पसंद आया? मेरी माँ थोड़ी झिझकते हुए बोली, प्रेसिडेंट शेन, हमारे लिए कोई साधारण कमरा भी ठीक है। ये कमरा बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इसे बदल दीजिए। आप इसे किराए पर देकर काफी पैसा कमा सकती हैं। शेन यूए मुस्कुराई। आंटी, आप मुझे शाओवेई कह सकती हैं। अभी ऑफ सीजन चल रहा है। जितना महंगा कमरा होता है उतना ही मुश्किल से किराए पर जाता है। ये कमरा आधे महीने से खाली पड़ा है। खाली रखना भी तो नुकसान है। आप लोग बिना चिंता के यहीं रहिए। इस समय शेन यूए ने अपना पहले वाला हल्का फुल्का अंदाज पूरी तरह बदल लिया था। अब वो एक सीधी सादी प्यारी सी लड़की की तरह बर्ताव कर रही थी। उसकी पहले से ही अच्छी खूबसूरती के साथ उसका ये व्यवहार किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी था। उसने जैसे ही सुना कि महंगे कमरे आसानी से किराए पर नहीं जाते, मेरी गोद लेने वाली माँ का कमरा बदलवाने का इरादा तुरंत खत्म हो गया। सस्ते कमरे भी तो किराए पर देकर पैसे कमाए जा। अभी ऑफ सीजन नहीं है। लिंक्सन में तो टूरिस्ट इतने हैं कि लोकल लोगों से भी ज्यादा लगते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये औरत बातें बनाने में काफी माहिर है। लेकिन अफसोस, मेरे माँ बाप को असल स्थिति पता नहीं थी और वो उसकी बातों पर सच में यकीन कर रहे थे। आंटी, अंकल, आप पहले आराम कर लीजिए। हम बाद में खाना खाएंगे। हमारे घर के शेफ का खाना काफी अच्छा है। अरे, आपने इतना कुछ कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं क्लासमेट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सब तुम्हारे लिए कर पाना मेरे लिए खुशी की बात है। फिर वो बोली, ओह हाँ क्लासमेट, क्या तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ बाहर आना ठीक लगेगा? तुम्हारे स्कूल एडमिशन के लिए मैंने एक गाइडेंस काउंसलर से बात कर ली है। मेरी गोद लेने वाली माँ तुरंत बोली, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये चेन, तुम जाओ, टीचर को इंतजार मत करवाओ। मेरी पढ़ाई से जुड़ी कोई भी बात उसके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं शेन यूए के साथ बाहर निकल गया। लेकिन हम अभी कुछ ही कदम चले थे कि उसने मुझे पास वाले स्वीट में खींच लिया। अगले ही पल मैं दीवार से सटा हुआ था, थोड़ा हैरान। अभी तो ठीक से चल रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? ये चैन? उसकी आवाज बहुत करीब थी। उसकी सांसों में एक अजीब सा भारीपन था। तुम्हारा घर का नाम बहुत क्यूट है। मैंने हल्का सा संघर्ष किया, लेकिन वो मुझसे काफी मजबूत निकली। उसने नीचे झुककर मेरे कान के पास कहा, तो फिर ये चेन, तुम बालिग हो गए हो क्या? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहकता थी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर पसंद हैं तो निकाल कर दे दूं? उसकी आवाज जितनी मीठी थी, बात उतनी ही डरावनी। मैंने शांत होकर कहा, अगर ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो मुझे पसंद नहीं आएंगी। अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलो, रोज इन्हें देख पाओगे। वो और करीब आई। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। मैंने हल्का सा कहा, आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स पसंद करती हैं? मैं हाई स्कूल नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी में हूं। तो आप मुझे गलत समझ रही हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, पिछली बार में तुमने दो लड़कों को साथ लाया था? मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो सेटअप था, सहमी थी। हम दोनों की बातें चलती रहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सा लगाव था, कोई झूठ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं,